हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं और आज मैंने सोचा है हम स्टार्ट करेंगे सीटेट की प्रिपरेशन मेनली और D3+B के लिए अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो उसके लिए मैंने अभी तक तो यही तरीका सोचा है कि पहले प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं और साथ साथ में उसके कंसेप्ट भी रिवाइज करवाते चले जाएंगे। मतलब कि मेनली ज़्यादा पोर्शन किसका रहता है सीटेट में, अलजेब्रा और नंबर थ्योरी का हम कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हमारा पार्ट फर्स्ट में भी आता है और सेकंड में भी आता है, तो इसीलिए मेजर पार्ट उसका रहेगा और वो क्वेश्चंस के थ्रू हमें पता भी चलता रहेगा कि कौन सा किसका ज़्यादा पार्ट है। तो इसीलिए आज मैंने एक क्वेश्चन पेपर उठाया है, उसके क्वेश्चन की हेल्प से हम कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। क्या बोला गया है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना पड़ेगा और उसके क्या देखने हैं हमें, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स उसके पास कितने हैं। तो जो लार्जेस्ट नंबर होता है किसी भी डिजिट का वो हमें पता है, अगर 2 डिजिट का है तो 999 होगा, 3 डिजिट का है तो 3,999। ऐसे ही अगर 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर अगर हमें लिखना है तो वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 999। अब हमें क्या निकालना है, इसके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड पता होना चाहिए या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी भी आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम नॉर्मल देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें दिख रहा है ये नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो 9 से डिवाइड हो रहा है यानी कि 3 के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, उसको अलग कर लेते हैं। तो क्या बचता है इसमें से हमारे पास 1 1 1 1 1 1। तो 6 टाइम 1 बचा। अब फिर से देखो ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता। अब देखो 3 से हो रहा है क्या, 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि इसकी जो सम है डिजिट्स का वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब एक बार हम इसको फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं दोबारा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 0 बचेगा, 1 उतारेंगे तो 0 चला जाएगा ऊपर और ये फिर से 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21। अब देख लो क्या फिर से ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 प्लस 3 10 और 10 20। अब 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, अब 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए तभी ये 5 से डिवाइड हो सकता है। 6 से भी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर 6 से हो रहा है, अगर 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, तो 6 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 7 से करके देख लेते हैं। 7 पे 7 5 जा 35 पे जाएगा ये, तो कितना बचा 2 0। अब 7 2 जा पे जाएगा 14, तो ये कितना बचा 6 3। अब 7 9 जा पे चला गया 63 और 7 1 जा पे चला गया, मतलब ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 से डिवाइड अगर ये हो रहा है, एक मिनट ये जूम आउट हो जाता है, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू, अब 7 पे गया तो 7 5 जा 35, 2 7 2 जा 14, 6 बचा और 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7। अब फिर से देख लो दोबारा से 7 से हो रहा है क्या, 7 6 42, 7 3 63, 42। अगर 6 पे जाएगा तो कितना बचा 0 9 और 7 1 जा 7 3 1 2 1। अब फिर से हो रहा है ये 7 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा इसका, ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7, दोबारा आएगा तो 7 स्क्वायर लिख दिया मैंने और ये गया 7 6 जा, और उसके बाद कितना बचा था हमारा 0 और 1। अच्छा 49 पे जाएगा ना ये। अब ये 3 बचा और 39। अब 35 पे गया तो कितना बचा 4 और 1। तो अब ये 7 से नहीं कट रहा, तो ये 7 पे अब नहीं जाएगा। तो
7 पे नहीं गया, अब कहाँ, 7 पे नहीं गया तो अब देख लो, 8 पे भी नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा, 10 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे देखो। 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट लेके चल पड़ो इसके नंबर्स, यानी कि डिजिट, यानी कि फर्स्ट थर्ड का सम करेंगे और सेकंड फोर्थ का। तो 9 + 5 14 और 2 + 1 3। तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है तो मतलब ये 11 से डिवाइड हो रहा है। अब 11 से करेंगे तो किस पे जाएगा, 11 4 जा पे जाएगा 44, 89, उसके बाद जाएगा 11 8 जा पे 88 और 1 जा पे 4 8 1 बचा। अब देख लो ये किससे और डिवाइड हो रहा है, अब देखो 11 से ये फिर से नहीं होगा, 4 और 1 5 और ये 8 आ गया, 3 हो गया ये तो ये हो गया हमारा 7 × 5 to 9 1 और 3 का 3 से 3 बार हो गया था ना, तो 3 हमारा क्यूब में आ जाएगा, 3 क्यूब 7 5 to 9 1। और 5 to 9 1 हमारा 11 से भी हो गया, तो ये हो गया हमारा 3 क्यूब इंटू 7 इंटू 11 से करेंगे तो 11 4 जा और उसके बाद 11 8 जा एंड 11 1 जा, 481 पे गया। अब देखो ये 11 से तो कट नहीं रहा, 12 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ना ही 3 से कट रहा ना ही 4 से कट रहा, तो हम देख लेते हैं क्या ये 13 से कट रहा है। अगर हम 13 पे लेके जाएंगे इसको तो क्या बना हमारा 3 क्यूब 11 पे चला गया था ना, इंटू 11 हो जाएगा, इंटू 7 इंटू 11। अब 13 पे जाएगा तो 13 3 जा 39 और कितना बचेगा ये 18 - 9 1 9 1, तो ये बचा 7, 13 7 जा 91। तो देखो अब 37 तो हमारा प्राइम नंबर आ चुका है, तो क्या हो जाएगा, अब प्राइम फैक्टर हमें डिस्टिंक्ट काउंट करने थे तो कितने आए 1 2 3 एंड 4, तो हमारे कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर आ चुके हैं, 4 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर आ चुके हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को डील करना था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक एक 8 डिजिट नंबर हमें दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, मतलब हर एग्जाम में आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन। तो एक 8 डिजिट नंबर दिया हुआ है, वो क्या कह रहा है 88 से डिविजिबल है, तो हमें x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। अब देखो अगर कोई नंबर 88 से डिविजिबल है तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो वो नंबर उन प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड होगा। अब 88 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे 11 इंटू 2 क्यूब, ठीक है। अब 2 क्यूब को हम 8 भी लिख सकते हैं, मतलब जो ये नंबर है ये 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो 2 वाले का सबका सेम होता है, जैसे हम 2 से स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 1 है तो लास्ट की एक डिजिट हमारे 2 से डिवाइड होनी चाहिए, तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 है यानी कि 2 का स्क्वायर, तो लास्ट की 2 डिजिट जो है वो हमारी 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो हम क्या चेक करेंगे लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होंगी, तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है इसमें 9 1 एंड y, 9 1 एंड y को हम किससे 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो 8 1 जा 8 पे गया, ये बचा 11, फिर से 1 जा पे गया ये 8 और ये बचा 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। अब 8 का टेबल बोल के देख लो, 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो हमारा ये कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो आप सोच सकते हो कि इसके बाद अब 8 में तो 3 से स्टार्ट होने वाली एक ही नंबर आता है 8 की टेबल में जो कि 32 है, और यहाँ पे एक ही डिजिट होनी चाहिए, एक से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई। अब हम बात करते हैं x की वैल्यू के लिए। अब देखो x की वैल्यू के लिए अब हमारा दूसरा फैक्टर काम करेगा जो कि कौन है हमारा 11। 11 के लिए मैंने अभी बताया था अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे, यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे 9 प्लस 0 प्लस 1, एक तो ये बनेगा, तो कितना बचा 9 + 1 10,
10 प्लस 0 इज 0 एंड प्लस 1, ये सम आया हमारा 11। ठीक है, 9 के बाद y आएगा ना, y कितना था 2। एक बार दोबारा से करेंगे इसको। देखो अल्टरनेट कौन हुआ, 1 9 0 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, ये आ गया 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11। अब नीचे वाला देखेंगे तो 7 प्लस x प्लस 1 यानी कि 8 प्लस x, और 8 और 2 कितना हो गया हमारा 10, तो ये बना हमारा 10 प्लस x। ठीक है, तो अब जब हम इसको क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या हमारा क्या होना चाहिए 11 का कोई मल्टीपल। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब देखो 10 प्लस x अगर हमारा है, उसको हम 11 में से माइनस करेंगे अगर हम 10 प्लस एक्स को, तो क्या बन रहा है -1 प्लस एक्स। तो हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं इनमें से, देखो अगर हमने 2 ऐड किया तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, 1 तो 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 2 बचेगा, वो भी 11 से डिविजिबल नहीं है। 4 ऐड करेंगे तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो कौन सा बचा 1, क्योंकि 1 ऐड करेंगे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, और 0 इज डिविजिबल बाई 11, तो ये कंप्लीट जो नंबर है वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग हमें इसमें बताना था x माइनस वाई का डिफरेंस, तो x तो हमारा कितना आया है हमारा 2, और y कितना आया है हमारा 1। तो अब इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। बाई चांस दोनों ही 1 1 आ गए हमारे, तो ध्यान रखना है इसमें y पूछा गया है या x माइनस वाई भी इस केस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया गया है, हमें फ्रैक्शन दिए गए हैं और इनका ऑर्डर पूछा गया है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए मैं आपको हिंट देती हूँ, आप वीडियो पॉज करो और एक बार सोल्व करके देखो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वीडियो आगे देखना। तो सबसे पहले क्या है हमारा नंबर 11/13, उसके बाद है 13/14, उसके बाद है 15/17। अब देखो सबसे पहले काम क्या होता है हमारा फ्रैक्शन में, ये चेक कर लो क्या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो फिर उससे मल्टीप्लाई करके या तो डिनोमिनेटर को सेम कर लो या न्यूमरेटर को सेम कर लो। न्यूमरेटर मतलब कि ऊपर वाली, और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। तो ये अगर इन दोनों में से कोई भी सभी फ्रैक्शन में सेम मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर, देखो अगर डिनोमिनेटर हमने बना लिया सेम तो न्यूमरेटर बड़ा तो वो नंबर भी बड़ा। अगर हमने न्यूमरेटर को सेम बना लिया तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वो नंबर छोटा, जैसे कि फ्रैक्शन में होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम जाते हैं डिफरेंस पे। डिफरेंस देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। इसमें डिफरेंस कितना है 2, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2। अगर ये डिफरेंस सेम होता तो हम उस केस में क्या करते, उस केस में भी जो जिनका डिफरेंस, उनके डिफरेंस से पता लगाते कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। कभी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो मैं आपको बताऊंगी। अभी क्या है, अभी तो डिफरेंस भी अलग अलग आ रहा है, तो हमारे पास लास्ट क्या बचता है इसमें करना, कि हम इसको क्या बना ले, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी को एक को भी सेम बना ले। जैसे अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम बनाती हूँ तो इसको मुझे 14 और 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको छोड़ के बाकी दोनों के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डिनोमिनेटर से। तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन तो सेम रहना चाहिए। अब इसको किससे करना पड़ेगा, 13 और 17 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 13 और 17 आ जाएगा। 17 को करेंगे तो 13 इंटू 14 करना पड़ेगा, और ऊपर भी 13 इंटू 14 करना पड़ेगा। अब बस हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये काम आप करोगे 11। अब देखो, अब डिनोमिनेटर को भूल जाओ, डिनोमिनेटर एक जैसा बन चुका है। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है एक बार, उसके बाद 13 इंटू 13 इंटू 17 करना है, उसके बाद 15 इंटू 13 इंटू 14 करना है। ये मल्टीप्लीकेशन आप लोग करोगे, और इसके बाद जो भी आंसर आएगा, जो भी बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा।
ठीक है, ये आप लोग करना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना मुझे क्या आया है आप लोगों का। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो बड़ा परेशान कर रहा है, कल से दूसरे टाइम में करेंगे हम। देखो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अभी लेंथी लग सकते हैं क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ना साथ साथ, बट जब आप लोग खुद से अपने दिमाग से करोगे तो इतना नहीं लगेगा टफ, और थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखो हमें क्या करना है, ये कोई हमें एडिशन में एक इक्वेशन दे रखी है और बाद में बोल रखा है 2 माइनस के इक्वल है ये सभी, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए ऐसी जब एक्सप्रेशन हमें गिवन होती है तो हमें क्या याद रखना होता है, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल का जिसको याद है वो कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म लिखेगा, वीडियो को पॉज करके अभी लिख के बताओ, और जिसको नहीं पता उसके लिए अभी मैं बता देती हूँ। बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, फिर आता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सोल्व करना होता है, उसके बाद ऑफ। ऑफ मतलब कभी कभी ऐसे लिखा होता है ना, 15% ऑफ 30, ऐसा निकालो। तो ब्रैकेट के बाद हमें इस ऑफ वाली इक्वेशन को सोल्व करना होता है। ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता, वैसे मल्टीप्लीकेशन ही होता है, बट अगर हमें किसी को परसेंटेज या फ्रैक्शन निकालना होता है तो हम इस ऑफ का यूज करते हैं। फिर आता है डिवीजन, उसके बाद डिवीजन को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को, एडिशन को, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन को। ये होता है हमारा बोर्ड मास रूल। अभी इस पे अप्लाई करते हैं। देखो इसमें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, और साथ साथ में ही मैं क्या करूंगी, ये डेसिमल एक बार इनके नीचे से रिमूव करके और नीचे जीरोस लिख दूंगी। तो सबसे पहली फ्रैक्शन क्या आएगी हमारी, 139/1000, फिर आती है हमारी +75/100, +2105/1000, एंड माइनस, अब देखो सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले कौन आता है, मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर लेंगे। तो अगर मैं इस 11 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 11 वन 11, 0 एंड 11 डिवाइड बाय, अभी 3 डेसिमल इसकी हैं और एक इसकी, मतलब टोटल 4 जीरोस नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। अभी एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। देखो 10,000 एलसीएम आएगा तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेना आई होप आता होगा, अगर नहीं भी आता होगा तो कभी जब एलसीएम वाला क्वेश्चन आएगा तो हम उसके साथ इसको कर लेंगे। और किसी को अलग से कंसेप्ट ही समझना है एलसीएम का, अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगी अलग से वीडियो बना के। अब 75 को करेंगे तो 2 जीरोस कट जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, 0 0 5 एंड 7, 2 जीरो दी थी ना, हाँ ठीक है। इसमें क्या आएगा, 0 5 0 1 एंड 2, 0 0 7 5, ये 7 1 के नीचे है और ये आया हमारा 2, गड़बड़ होगी, 0 5 0। एक बार मैं दोबारा लिखती हूँ इसको थोड़ा अच्छे से, कितना आया, सबसे पहले 1390, उसके बाद आया हमारा 0 0 5 एंड 7, उसके बाद आया 0 5 0 1 एंड 2। इन सबको ऐड करना है और फिर जो एडिशन के बाद आएगा उसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगा हमारा 0 9 और +5 14, ये बचा हमारा 6 + 1 7 7 8 1 9 एंड 2, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप मैंने एडिशन सही की, ऐसे गड़बड़ कर देती हूँ मैं कभी कभी। कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 1 1 0 1 1, तो ये बचा हमारा 8, यहाँ से बचा 2, और ये बचा 7 8 एंड 1। ठीक है, अब क्या करना है हमें, डिवाइड में इसके 10,000 भी है, मतलब इसमें फ्रैक्शन भी लगाना है।
डेसिमल भी लगाना है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 प्लेस छोड़ के यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को सोल्व करके हमारे पास क्या आंसर आया, 1.8728। और ये किसके इक्वल दिया हुआ हमें, 2 माइनस के। हमें की वैल्यू बतानी है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इस साइड लाएंगे और इसको उधर, तो ये हो जाएगी 2 माइनस 1.8728। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए, देखो अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, इसमें नहीं है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, 2.1234 जीरो लगाएंगे और ये क्या है 1.8728। लास्ट में आया हमारा 2, मतलब हमने कुछ तो यहाँ पे एडिशन करने में गड़बड़ की है। ये आप लोग चेक कर लेना, शायद मेरी तरफ से गड़बड़ हो सकती है। तो जो भी इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम खुद ही। दिस इज 7 5 था, ये मैंने 7 3 करके ऐड कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। दिस इज 5, ये 5 है तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। और तो आई होप ठीक ही क्या होगा, 139075002105 10 आएगा, इसके साथ 100, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 9 5 14, 5 ही है ये, 5 और 3 8 और 1, ये तो 9 ही आ जाएगा, ये 9 एंड ये 2, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। यहाँ पे 9 आएगा, हाँ ये गड़बड़ थी, यहाँ पे 9 आएगा तो लास्ट में हमारी डिजिट क्या होनी चाहिए, 1। अब देख लो 1 सिर्फ इसी में है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, हमें अपने आंसर से मतलब है। अब इसको सोल्व भी करोगे तो यही आंसर आने वाला है, ठीक है, ट्राई करना आप लोग। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अरे देखो नेक्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है हमें, एक ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और क्या पूछा गया है कि ए और बी के बीच में कौन लाइन नहीं करता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप देखो इस बार तो ऑफलाइन पेपर है तो इसको पेन से मार्क कर लेना पहले ही कि डू नॉट पूछा गया है या डू लाई बिटवीन द टू नंबर्स पूछा गया, ध्यान से करना पेपर में। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो जीरो तो डेफिनेटली दोनों के बीच में आएगा, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब क्या है, -3.4 है, यानी कि अगर इसको मैं फ्रैक्शन में सोल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, -0.75, और इसको करूंगी तो ये हो जाएगा 0.822 समथिंग, 33 आएगा ना, 33, ठीक है। पॉजिटिव में तो है ही नहीं वैसे भी, नेगेटिव में। अब देखो -1/2 यानी कि 0.5, माइनस का 0.5 तो इससे पहले ही आएगा, तो ये तो लाई कर रहा है। फिर कहते हैं -2/5, -2/5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -0.4, ये तो जीरो, ये -0.5 था, ये तो इससे भी इधर आता है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कितना आएगा हमारा, -7/9। और इसको सोल्व करके देखेंगे तो भी कितना आ रहा है, ये हमारा -0.9 7 जा 63, और कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, 70 में से 63 जाएगा तो 7 बचेगा, और फिर से ये 7 जा पे जाएगा, मतलब ये तो यहाँ कहीं लाई करता है 0.77 नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में ये नंबर लाई नहीं करता, इसलिए यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म याद नहीं है क्योंकि बहुत छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, तो उसके लिए सीखने के लिए काफी कुछ है इस क्वेश्चन में। देखो क्या क्या बोला गया है कि 2 नंबर की प्रोडक्ट है हमारी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पहले वो देखते हैं। कोई भी नंबर है हमारे पास, मान लो कुछ ऐसा है 852, या थोड़ा छोटा लेते हैं यानी कि इजी इजी लेना है अगर हमें, तो जैसे हमने ले लिया 8000, 1 2 3, 0 0 0 लिखा ही नहीं जा रहा है इसे तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है देखो,
हम क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद एक पहली फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम क्या लगाते हैं, डेसिमल, और जो जितनी भी जीरोज होती है उनको लिखते हैं 10 की पावर की फॉर्म में। तो जैसे ऐसे तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 क्यूब, क्योंकि 3 जीरो है 8 के बाद। बट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है डेसिमल भी आना चाहिए उसमें, मतलब कि एक फर्स्ट नॉन डिजिट कौन है इसमें, 8 है। तो इससे पहले इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा इसको कुछ इस तरह से 8.0। अगर मैंने 8.0 लिखा, ओहो सो सॉरी, फॉर्म तो हो जाएगी यही वाली। लेकिन अगर हमारा कुछ ऐसा होता 8200, हमें लिखनी होती इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम क्या लिखते, 8 फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल 0.2, और जितनी भी जीरोज हैं उनको लिख देते 10 स्क्वायर। अब देखो 8 के बाद हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने का मतलब क्या हुआ, हमने 10 से इसको डिवाइड किया है, अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, यानी कि इसकी डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, 8.2 इंटू 10⁻³ ये होती है किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर उसमें एक से ज्यादा नॉन जीरो नंबर है। और अगर नॉन जीरो के बाद सारी जीरोज हैं तो इस टाइप की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। तो इस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन को इस तरह से इसने डिनोट किया है। तो हमें इस तरह से, मतलब जो हमारा यहाँ पे कोई नंबर आएगा उसको बोला गया है के, और जो 10 की पावर है उसको बोला गया है एन। तो हमें बताना है 2k प्लस एन की वैल्यू क्या होगी। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ एक बार, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डेसिमल हटा के और फ्रैक्शन में लिख लेती हूँ एक बार। तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा, नंबर बनेगा हमारा, येलो दिखेगा क्या, येलो तो शायद नहीं दिखेगा, ब्लू ले लेते हैं। दिस इज 17/10 इंटू 10⁻⁴, रेड ही ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 125 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ ये है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है नॉन जीरो वाली, तो 125 को एक बार 17 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, 3 जल्दी जल्दी करना है ये, 14 और 17 1 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 2 5, तो ये बचा 5 7 5 12 1, और ये 2 2 2 1 2 5 2 1 2 5। अब पहले इस 10 की टोटल पावर लिख लेते हैं, 10 के डिवाइड में है। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 10 की पावर 3 बचेगा इन दोनों से, ये 10 की पावर 3 बचा, और ये ऊपर जाके क्या बना देगा 10 की पावर -7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 10 की पावर -4। अभी मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद हमें डेसिमल लगाना होता है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ डेसिमल लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तभी तो यहाँ डेसिमल आएगा ना। 1000 से अगर हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन थोड़ा ना चेंज हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ही हमारे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। अब यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, इस वाले पूरे फ्रैक्शन से 2.125, आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, इन दोनों फ्रैक्शन से हमें क्या मिला 2.125, और 10 की पावर 3 और 10 की पावर -4 को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा 10 की पावर -1। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ चुकी है -1, और k की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2.125। अब हमें k की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, कर दो, 2 5 10 0 1 2 2 4 1 5 2 1 2 एंड 2 2 4 1 2 3 4, तो ये हमारा 4.250 तो आ गया 2 के। अब इसमें से 1 को ऐड करना है, लेकिन हमारा 1 तो नेगेटिव है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3.25। 3.25 देख लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप स्टैंडर्ड फॉर्म इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कैसे लिखते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई डोंट नो ये कैसा टैब है, फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ मैं इसको, इसीलिए ये मुझे परेशान कर रहा है।
काफी अच्छा क्वेश्चन है, रेशो प्रपोर्शन आता ही है हर एग्जाम में। तो देखो क्या बोला गया, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5। 3:5 में है कोई भी दो नंबर। फिर क्या कहता है, अगर 12 दोनों में ऐड कर दिया तो उनका रेशो क्या बन जाता है, 5:7 बन जाता है। तो हमें बताना है कि इन दोनों नंबर्स का सम कितना है, सम निकालना है। देखो इसके लिए सबसे बेसिक मेथड तो क्या हो सकता है कि पहले नंबर को मान लो 3x, दूसरे नंबर को मान लो 5x। अब दोनों में 12 ऐड करना है, यानी कि ये हो जाएगा 3x + 12 अपॉन 5x + 12। इन दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है हमें दूसरी बार में, 5:7। ठीक है, इक्वेशन जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। और जब भी रेशो में कुछ दिया हो तो मतलब x उसके साथ मल्टीप्लाई है। अब सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है, देखो पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लो। ये 3 से 5 हो गया मतलब 2 बढ़ा, ये भी 5 से 7 हो गया मतलब ये भी 2 बढ़ा। मतलब दोनों में सेम इंक्रीमेंट हो रहा है। और जो क्वेश्चन में दिया गया है वो भी क्या हो रहा है, 12 ऐड किया है दोनों में, मतलब यहाँ पे भी दोनों में सेम इंक्रीमेंट कह रहा है। तो जो रेशो से हमारा ये 2 आ रहा है, ये 2 नहीं है, यानी कि ये कुछ 2x टाइप का है। अब x क्या है वो हमें यहाँ से पता करना पड़ेगा, कितना ऐड हुआ है, 12 ऐड हुआ है। तो यानी कि जो 2 नहीं है वो कितना है, 12। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2x = 12। अगर किसी को ऐसे समझ ना आए तो x की वैल्यू आ गई 6। मतलब यहाँ पे जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन था वो क्या था, 6 का। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 6 3 18 एंड सेकंड नंबर 6 5 30। तो टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 48। और यही बताना था हमें ऐड करने से, यानी कि सम इन दोनों का नंबर का क्या आएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹840। अच्छा, अब डिस्काउंट वालों में क्या होता है, देखो तीन चीजें होती हैं। अगर ये रुक जाए कहीं तो मैं बता पाऊँ। डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस में तीन चीजें होती हैं हमारे पास। एक होता है हमारा मार्क प्राइस, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं, जो कि उस पे मार्क होता है। ठीक है भाई, ले लिया ना मार्क प्राइस। फिर होता है सीपी और एसपी, यानी कि जो मार्क प्राइस होता है, मार्क होता है जो भी उस पे, उसके बाद कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे शॉपकीपर है उसने खरीदा हुआ है, और सेल्स प्राइस यानी कि जिस भी प्राइस पे वो कस्टमर को बेच रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रय और इसको बोलते हैं विक्रय। और एमआरपी को, मार्क प्राइस को, यानी कि अंकित मूल्य, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है। तो क्या कहते हैं, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है, ये कभी कभी सीपी पे भी दे देते हैं डिस्काउंट। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। मोस्टली डिस्काउंट हमें हमेशा एमआरपी पे मिलता है या एम मार्क प्राइस पे मिलता है। तो क्या कह रहा है, यानी कि जो जितना भी एमआरपी होगा उसमें से जितना डिस्काउंट मिलेगा हमें, उसको माइनस करके ही उसने बेचा होगा उस प्रोडक्ट को। तो क्या कहते हैं, 840 था मार्क प्राइस, ठीक है, एमआरपी हमारा 840 था। इस पे क्या बोल दिया इसने, 15% का डिस्काउंट दे दिया। तो पहले इसका 15% निकाल लेते हैं। 15% ऑफ 840। देखो ऑफ वाला यहाँ पे यूज होता है, 15% ऑफ समथिंग, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दोनों कटे, ये 5 से कट जाएगा, 5 2 जा, 5 3 जा, ये गया हमारा कितने पे, 2 4 जा एंड 2 2 जा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और ये हो गया 12। यानी कि 126 रुपीज का क्या कर दिया उसने, डिस्काउंट। तो 126 का डिस्काउंट किया तो बेचा कितने में, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 840 में से 126 माइनस कर देंगे, यानी कि क्या बचा ये हमारा 4, और यहाँ से बचा 1, और यहाँ से बचा 7, यानी कि उसने 7 1 14 में बेचा उसको। लेकिन फिर भी क्या कह रहा है कि ऑन द मार्क प्राइस, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 19%। लेकिन उसने डिस्काउंट देने के बाद भी क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया 19% का। मतलब उसने और भी सस्ता खरीदा है अपने लिए। अब 19% का प्रॉफिट कमा लिया किस पे, एसपी पे। तो इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं सीपी जो उतने जितना उसमें पड़ा, मतलब जितना उस शॉपकीपर को पड़ा वो प्रोडक्ट, प्लस 19% किसका, सीपी का, सीपी
यहाँ से शायद दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस 19% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये टोटल मिला के उसने कितने में बेचा है, 7114 में, ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस ये सीपी है क्या, यानी कि अगर मैं इक्वेशन से इसको सोल्व करूं तो क्या कैसे हो जाएगा, देखो मैं सीपी कॉमन निकाल देती हूँ दोनों में से, ये बचा 100 प्लस 19, 119 बाई 100 इज इक्वल टू 7114। ठीक है, तो सीपी क्या आ जाएगा हमारा, 7114 बाई 119 इंटू 100। अब देखो दिखने में तो ये काफी बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन हमें देखो ऑप्शन भी चेक करो, फिर सारे के सारे होल नंबर में है ना, तो पक्का ये 119 पे कटेगा। अब 119 की टेबल में वो देख लो जहाँ पे जाके ये 4 पे जा रहा हो, देखो या तो 5 पे जाएगा या 6 पे जाएगा। अगर हम इसको 5 पे लेके जाएंगे तो 5 9 जा 45, तो उसमें तो 5 आएगा, यानी कि पक्का 6 पे ही जाने वाला है। तो 119 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये 6 पे चला जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 600। एक तरीका तो ये है इसको करने का, दूसरा क्या है वो मैं बता देती हूँ। देखो दूसरा शॉर्टकट से हम क्या कैसे करते हैं, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, एसपी कितना दिया उसने, 714, 714 रुपए। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट करता है 19% का, तो हम सीधा इसको करेंगे, ये 100 से 119 कर रहा है, बेस वैल्यू हम हमेशा 100 लेके चलते हैं और उसमें जितना प्रॉफिट हो रहा है वो ऐड कर देते हैं, यानी कि 100 से 119, ये उसका सीपी था और ये उसने इतने एसपी पे बेच दिया। ठीक है, तो बट ये 119 नहीं है, ये एक्चुअली में तो है क्या, ये तो परसेंटेज के हिसाब से हुआ, लेकिन एक्चुअली में ये कितना है, 714 है। तो 714 है, तो यहाँ से मल्टीपल निकल जाएगा, कितना मल्टीपल आ जाएगा, 6, 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 600। क्लियर, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या है, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक, और हमें 8x प्लस 5 की वैल्यू निकालनी है, मतलब बेसिकली तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, अगर वो पता चल गई तो पता चल जाएगा इसकी वैल्यू भी। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सबसे बेसिक आइडिया क्या आ सकता है इस क्वेश्चन को देखते हुए, कि पहले लेफ्ट को अच्छे से सोल्व कर लो एलसीएम लेके, राइट को एक बार अच्छे से एलसीएम लेके सोल्व कर लो। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5x माइनस 7 प्लस 6, 3 टू जा 6, क्योंकि इसके डिवाइड में 1 है तो एलसीएम 3 आ जाएगा, और 3 टू जा 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 4x, अगर किसी को एलसीएम का कंसेप्ट नहीं समझ आता है तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। प्लस ये हो जाएगा 16x डिवाइड बाई 4। तो पहले सोल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे कितना बचा, 5x माइनस 1 बाई 3, और यहाँ से बचा 20x माइनस 3 बाई 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 20x माइनस 4 इज इक्वल टू 60x माइनस 9। अब x वालों को एक साथ कर लो और विदाउट x को एक साथ, ये 20x था इसके साथ। अब मैं 20 को इधर ले जाऊंगी, 9 को इधर ले आऊंगी, तो ये बचा 5 इज इक्वल टू 60 में से 20 गया तो 40x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/8, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 8x प्लस 5 की, मतलब 8 इंटू 1/8 प्लस 5, इसमें लगा दो बोर्ड मास रूल, पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगी, 8 से 8 कटेगा, फिर 5 में 1 ऐड होगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और ऐसे ही अगर आप चाहते हो मैं आगे इसको सोल्व करना चाहती थी मैं, बट ये टैब मुझे धोखा दे रहा है आज, कल दूसरे टैब में करके इसको अच्छे से फिर एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, इस पेपर को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट पेपर हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इससे रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, योर फीडबैक आर वैल्यूएबल टू मी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।